हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो इस क्लास में आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर की, जो कि 40 मार्क्स का होता है फॉर मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो आप सब लोग जानते हो कि आपके एग्ज़ाम में दो पार्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, जिसे हम सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, वो वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट की, ठीक है, M2R5 मॉड्यूल के लिए। तो आपको पता है आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो हमें जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर करने हैं ताकि हम एग्ज़ाम लेवल में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सबको एक बार देख जाएं। ठीक है, कल मैं आपको M2R5 के लिए प्लस आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका MCQ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं क्या है। हाउ टू सेट अ पिक्चर एज अ बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज। अगर आपको वेब पेज के बैकग्राउंड पे एक पिक्चर लगानी है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होगा, किस तरीके से आप लगाओगे। तो यहाँ पे ABCD 4 आपको ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको राइट आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। बॉडी, आपको पता है कि बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ रखते हैं वो आपका कंटेंट होता है आपके वेब पेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू, ये आपकी इमेज है जो जिफ की फॉर्मेट में है। ठीक है, जिफ इसका क्या है, टाइप है। तो इस तरीके से आपको डबल कोट्स में अपनी इमेज का जो नाम है, जो पिक्चर है, आपको वो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से क्या सिंटेक्स होगा, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू होगा, या बॉडी बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू होगा, या फिर सिर्फ बैकग्राउंड इज इक्वल टू होगा, या बैकग्राउंड इमेज। तो आप सब लोग जानते हो कि C और D तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडी ही नहीं है। अगर बॉडी नहीं होगी तो वो कैसे आपके वेब पेज के कंटेंट की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए। अब बात करते हैं A और B की। तो A और B में जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर A। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इमेज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप बैकग्राउंड वाला जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू में आप अपनी इमेज जो भी है उसका नाम देंगे और आपके एंगुलर ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप अपने वेब पेज पर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। तो ये आपका करेक्ट सिंटेक्स है। ठीक है, तो आपको सिंटेक्स भी ध्यान में देना है। यहाँ पे कोई भी इमेज आपको वहाँ पे दिखने को मिल सकती है, आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉडी के साथ बैकग्राउंड आएगा, इज इक्वल टू डबल कोट्स में आपका इमेज का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ अ ऑल्ट वैल्यू इन द इमेज टैग। तो इमेज टैग, जब आप अपने वेब पेज पर इमेज लगाते हो, ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए आपको इमेज टैग का इस्तेमाल करना होता है। उसमें एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो इसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ सिंटेक्स होता है। इमेज SRC इज इक्वल टू, ये होता है आपका सोर्स। ठीक है, SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स में, जैसे आपने यहाँ पे इमेज का नाम लिखा था, इस तरीके से यहाँ पे मान लो मेरी इमेज है i1.jpg। ठीक है, इस टाइप से मेरी कोई इमेज है और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद चाहूँ तो मैं हाइट विड्थ भी सेट कर सकती हूँ, लेकिन वो ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बंद कर सकते हो। ये भी आपका एक ऑप्शनल ही एट्रीब्यूट है, बट यहाँ पे आपसे इसका मतलब पूछा है, इसका यूसेज पूछा है। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार दिखाई दिया है ये एग्जामिनेशन में। ऑल्टरनेट टेक्स्ट मतलब क्या है इसका। अगर आपने देखा होगा वेब पेज पे क्या होता है, मान लो ये वेब पेज है आपका, तो वेब पेज पे आपके सामने साइड में ऐसे इमेज आ रही होती है, कई बार इस साइड भी कई बार इमेज दिखती है आपको, नीचे कहीं भी दिखती है। लेकिन मान लो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो इमेज अच्छे से लोड नहीं हो पा रही है, तो उस जगह पे ना कई बार कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है वो टेक्स्ट कि यहाँ पर किस टाइप की इमेज लगी हुई थी। ठीक है, लेट्स सपोज आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहे हो, वहाँ पे अगर कोई इमेज जो लोड नहीं हो पा रही है, तो उस इमेज की जगह पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। वहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लोगो। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि इस इमेज के
जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे इमेज नहीं आ रही है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का लोगो आने वाला था। ठीक है, तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ये बताने के लिए यूज़र को कि जो इमेज लोड नहीं हो पा रही है वो किस टाइप की इमेज थी। ठीक है, तो ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है तब ये टेक्स्ट आपको दिखाई देता है उस इमेज की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। अगर इमेज दिख जाएगी तो वो टेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन मान लो इमेज लोड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मान लो आपने यहाँ पे नाम गलत लिख दिया या उसका जो पाथ है वो गलत दे दिया या फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से लोड नहीं हो पा रही है, तो आपके सामने एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट आएगा अगर आपने ऑल्ट के अंदर वो टेक्स्ट डाला है। अब मान लो मैं यहाँ पर I1 के लिए डाल देती कि ट्री, मतलब आप समझ जाते कि एक ट्री की इमेज यहाँ पे थी जो नहीं आ पाई। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, बात करेंगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की। FTP इज़ अ एक्रोनियम फॉर। ठीक है, FTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी हुई है, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो FTP की फुल फॉर्म में ना दो फुल फॉर्म में बच्चे होते हैं कन्फ्यूज़। कौन सी है वो, पहले आप देख लो ABCD में से, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं ऑप्शन नंबर B और D में। तो बट लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल नहीं होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, FTP आपका एक प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होता है और फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए सेंडर से रिसीवर की तरफ इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में कि ब्राउज़र का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, सर्च इंजन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा। ठीक है, तो इसमें तीन ऐसे ऑप्शन है जो आपके ब्राउज़र है, लेकिन एक है जो ब्राउज़र नहीं है। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो आपका है बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपका कोई ब्राउज़र नहीं है, ये एक टाइप ऑफ क्या है, सर्च इंजन है। दिस इज़ अ सर्च इंजन। ठीक है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये सर्च इंजन है। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, जो पहले यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, ओपेरा मिनी आपने सुना भी होगा। मोजिला फायरफॉक्स भी आपका वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर ये भी अब यूज़ नहीं होता, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा आपका OS है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ CSS अवेलेबल। CSS का इस टाइम पर लेटेस्ट वर्जन क्या है, CSS 2 है, CSS 3 है, CSS 3.1 या फिर CSS 4। तो अभी करंटली जो आपका लेटेस्ट वर्जन है वो है CSS 3 और ये आपका आया था इन द ईयर 1999 में। ठीक है, और अगर बात करूँ CSS कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये आपका हुआ था इन द ईयर 1996। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। और इसकी फुल फॉर्म सब जानते हो क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये आपके वेब पेज में कास्केडिंग स्टाइल शीट्स वेब पेज में स्टाइलिंग प्रोवाइड करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टाइल शीट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन बी यूज्ड टू एम्बेड अ डॉक्यूमेंट वाइड स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट हेड एलिमेंट। ठीक है, तो किस पर्टिकुलर टैग का यूज़ करके आप हेड एलिमेंट के अंदर स्टाइल को एम्बेड कर सकते हो, तो वो है आपका स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग का यूज़ करके आप स्टाइल्स को एम्बेड कर सकते हो इन द HTML हेड एलिमेंट के अंदर। ठीक है, ये हेड एलिमेंट के अंदर ही आता है। और स्टाइल बेसिकली किस लिए होता है, आपका जो एक्सटर्नल CSS है और जो आपका इंटरनल CSS है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेड टैग के अंदर आप इसका यूज़ करोगे। और आप लोग जानते हो कि CSS 3 टाइप की होती है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो जो इनलाइन होती है ना वो तो एलिमेंट के साथ ही आती है, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, लेकिन जो आपकी इंटरनल है और जो एक्सटर्नल है उसके लिए आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है इन द हेड एलिमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? आपकी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको आप कहाँ लिख सकते हो? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप सब देख लेना। देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली इनटू JS फाइल एंड इंक्लूडेड इनटू HTML। डायरेक्टली ऑन द सर्वर पेज पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली इनटू द HTML पेज, या डायरेक्टली इनटू द CSS फाइल। तो आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली लिख सकते हो किसमें? आपके JS फाइल में, और आप इसे इंक्लूड भी कर सकते हो अपने HTML के अंदर यूजिंग कौन सा टैग? स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, याद रखना, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को एम्बेड कर सकते हो HTML में। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि आप हेड में और बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर सकते हो। हेड टैग में और बॉडी टैग में आप स्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो आपको इतना तो आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कंप्लीट आपके चैप्टर्स जो कि मैंने M2R5 के लिए करवा रखे हैं। वहाँ से आप इसका आइडिया ले सकते हो। आपको थ्योरी में वो लेक्चर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, पूरा मैंने M2R5 कंप्लीट पढ़ाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो एक कोड है जावास्क्रिप्ट का, आपको इसका आंसर बताना है, क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, वेर ग्रेड इज इक्वल टू ई। एक वेरिएबल है ग्रेड नाम का जिसमें ई है। वेर रिजल्ट स्विच, तो स्विच आपका क्या होता है? एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है जहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस को एक बारी में चेक कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू द मैचिंग केस आप अपना रिजल्ट वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो स्विच के ब्रैकेट में है ग्रेड, मतलब अगर आपने यहाँ पे ग्रेड लिख दिया तो मतलब जहाँ पे ई वाला केस है ना, क्योंकि आपके ग्रेड की वैल्यू ई है, तो जहाँ पे ई वाला केस है ना, वही वाला केस आपको देखना है और उसी केस का जो भी रिज़ल्ट है वो आपका प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो केस ए है तो इसे हम नहीं करेंगे, केस बी नो यूज़, केस सी नो यूज़, मतलब आपका जो केस ई है वो तो है ही नहीं। तो अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली आ जाओगे आपके डिफ़ॉल्ट केस में और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वही आपका स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? देखो रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू का मतलब है रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस 0। ठीक है, और अगर रिजल्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, तो रिजल्ट प्लस 0 क्या होगा? रिजल्ट में अगर 0 था प्लस 0 कर दिया तो आंसर भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करके रिजल्ट को क्या करवा लिया? प्रिंट करवा लिया। तो याद रखना डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। जो ब्रैकेट में आपका वेरिएबल आएगा ना उसी की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, तो 0 ही आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती a, तो यहाँ पे केस ए मैच कर जाता और आपका आंसर 10 आ जाता। अगर आपका एक बार केस कोई भी मैच कर गया तो बाकी सारे केस आप छोड़ दोगे और आप डायरेक्टली स्विच से बाहर आ जाओगे। ठीक है, अगर आपका एक भी मैच हो गया, पहला मैच मिलते ही आपको सारे केस को छोड़कर स्विच से बाहर आ जाना होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ डैश लैंग्वेज। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? देखो पहले जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या फ़र्क है पहले तो ये समझ लो। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं और क्या होता है? इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे रहती है। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे रहती है। तो बस यही दो करैक्टरिस्टिक्स होती है आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज की। लेकिन अगर बात करूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तो यहाँ पे क्या होता है? आपका इनहेरिटेंस भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म वन फॉर्म मैनी मीनिंग्स। ठीक है,
एक ही फॉर्म है लेकिन अलग अलग मतलब है, तो इसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एक आपका होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो सी हो गया आपका, सॉरी सी नहीं, सी प्लस प्लस हो गया आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, वो आपकी होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्या होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में आपकी आती है जावास्क्रिप्ट, एग्जाम्पल हो सकता है इसका, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है वीबी स्क्रिप्ट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द वेर एंड फंक्शन आर। देखो ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे हमने वेर का इस्तेमाल किया था, ठीक है। वेर मतलब वेरिएबल को बनाने के लिए आप इसका यूज़ करते हो, ऐसे ही फंक्शन को बनाने के लिए आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो बेसिकली ये वेर और फंक्शन क्या है, क्या ये कीवर्ड्स हैं, क्या ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स है, क्या ये डेटा टाइप्स है, या फिर ये है आपके प्रोटोटाइप्स। तो ये आपके हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर का इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शन को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो फंक्शन का, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने 10 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हम देखेंगे आपके ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, ईच स्टेटमेंट बिलो इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है 2.1, द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स आर ग्राफिकल। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है ना वो आपके ग्राफिकल है। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि उसमें आइकन्स हैं, ठीक है, उसमें आपकी नेविगेशन फैसिलिटी है। मतलब आपको कोई भी चीज़ अगर परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको कमांड्स की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक क्लिक पर अपनी कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसे बोलते हैं ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिक्स की हेल्प से आप यूज़ करते हो अपने ब्राउज़र को। मैक्सिमम आपने देखा है आजकल तो हम ग्राफिकल इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं। अगर बात करूँ डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपका कम्प्लीटली कैसा था, वो आपका कमांड बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। और उस टाइम पर हम कमांड बेस्ड ब्राउज़र्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, मोस्टली जो ब्राउज़र हम देखते हैं वो सारे ग्राफिकल हैं। तो यस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, ये आपकी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज़ ऑल मॉडर्न ब्राउज़र्स सपोर्ट JS। JS मतलब जावास्क्रिप्ट, मतलब सभी जो आपके मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट करते हैं JS को। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आजकल आपके जितने ब्राउज़र्स आ रहे हैं ना, उन सब के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इनेबल्ड होती है, वो सब उसे सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ नोटपैड इज़ अ कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। क्या नोटपैड पे अगर आपको कुछ भी परफॉर्म करना है तो आप उस पर कमांड लिखते हैं? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटपैड आपका कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर नहीं है, ये आपका सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फॉल्स है, कमांड्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वी कैन एम्बेड JS कोड इनसाइड HTML डायरेक्टली। क्या आप डायरेक्टली अपने JS कोड को HTML में डाल सकते हो? तो बिल्कुल डाल सकते हो, और डालने के लिए आपको चाहिए होता है एक टैग, वो है आपका स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। इस टैग का इस्तेमाल करके आप अपने JS कोड को HTML कोड में डाल सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वी कैन एम्बेड। देखो ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू ही है, ठीक है। दोनों सेम ही हो गए गलती से, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज़ सबलाइम इज़ अ एडिटर टू क्रिएट द HTML पेज। तो सबलाइम आपका एक एडिटर है आपके पेज को क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये सबलाइम और नोटपैड दोनों ही आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं। ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपका एक टाइप ऑफ क्या एडिटर है जिसके अंदर आप अपने कोड को लिखते हो। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के साथ आपके कोड को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ह्यूमन इंटरेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। HTML पेज को क्रिएट करने के लिए जो कोडिंग होती है वो हम सबलाइम में करते हैं। नोटपैड में भी कर सकते हैं, बट नोटपैड से ज़्यादा इंटरेक्टिविटी आपको सबलाइम में मिलती है, ठीक है। तो ये एक पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है। नेक्स्ट इज़ यू नीड अ इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ अ फोटोशॉप हेल्प।
अगर आपको फ़ोटोशॉप में हेल्प यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट इंटरनेट भी आप अपनी हेल्प ले सकते हो। मान लो आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में कुछ पता करना है या कोई आपको ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर जो भी आपका कोई भी आपका ऑप्शन होता है उसका क्या मतलब है, तो उसको आप डायरेक्टली हेल्प में जाकर ढूंढ सकते हो, उसका मीनिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज कंपनीज हैव अ पर्सन कॉल्ड वेब मास्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ देयर वेबसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके पास एक पर्सन होता है, जैसे हम बोलते हैं वेब मास्टर, जो कि उनके वेबसाइट्स को अच्छे से देखता है और मैनेज करता है। तो ये एकदम ट्रू बात है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि आपकी अमेज़न हो गई, ठीक है, और अगर बात करूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी एयरटेल हो गई, तो ऐसी कंपनीज़ की जो वेबसाइट होती है इसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं वेब मास्टर, और वो क्या करता है, वो इंचार्ज होता है आपके पूरी वेबसाइट का। उसके अंडर बहुत सी टीम काम कर रही होती है जो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर रही होती है। उसके ऊपर जो ट्रैफिक है उसे रिड्यूस करते हैं और उसे स्मूथ बनाते हैं ताकि सारे यूज़र्स उसे अच्छे से यूज़ कर पाएँ और अपना जो भी काम है उसे इंटरेक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। 2.9 क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट कलर मोड ऑफ फोटोशॉप इज CMYK। जो आपका डिफ़ॉल्ट कलर मोड है फोटोशॉप के लिए वो CMYK होता है क्या? ये गलत बात है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। फोटोशॉप का जो डिफ़ॉल्ट कलर मोड है वो होता है RGB। RGB की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और CMYK की फुल फॉर्म होती है आपकी सियान, M फॉर मैजेंटा, एक मिनट इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, Y मतलब येलो, एंड K मतलब बेसिकली आपका की होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके ब्लैक कलर को, ठीक है। तो ब्लैक के लिए हम K का इस्तेमाल करते हैं, इस K से इस K को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो CMYK ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं हम डिफ़ॉल्ट कलर मोड ऑफ फोटोशॉप, हम करते हैं RGB को यूज़। RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी हो गई यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो 2.10 है ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है देखो। JS code included inside head section is loaded before loading the page। जो हमने JS कोड इंक्लूड किया है आपके हेड सेक्शन में वो आपके पेज लोड होने से पहले ही लोड हो जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपके जब हम पेज ओपन करते हैं थ्रू ब्राउज़र तो उस पेज के लोड होने से पहले ही आपका JS कोड वहाँ पे लोड हो जाता है ताकि आपको वेब पेज पे वो दिखाई दे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं आपके ट्रू फॉल्स टाइप वाले, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके मैच द फॉलोइंग की। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है आपके सामने, एक है कॉलम Y, एक है कॉलम X, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को मैच करवाना होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और आपको ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, उन्हें आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 3.1 देखो क्या है, हाउ टू राइट कमेंट्स इन CSS। CSS में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो राइट आंसर हमारे सामने है ऑप्शन नंबर I में। इस तरीके से /* अपने कमेंट लिखा और */ के बाद आपने कमेंट को बंद कर दिया। तो ये तरीका है ठीक आपके कमेंट्स को लिखने का CSS में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर I, ठीक है। अगर बात करूँ कि HTML में कमेंट्स कैसे लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखा और फिर आपने यहाँ पे अपना कुछ भी कमेंट लिख दिया और फिर इस तरीके से आपने उसे बंद कर दिया। तो ये जो तरीका है कमेंट का ये आपके HTML में है। तो आपसे कमेंट्स यूजुअली पूछ लेते हैं कि किस लैंग्वेज में किस तरीके से कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कमेंट होते हैं ना ये आपके इग्नोर करे जाते हैं, किसके थ्रू, आपके कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि ये सिर्फ आपके ह्यूमन को अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखाए जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, द फुल
फ्रेम साइज DSLR फोटोग्राफी रेफर्स टू द फ्रेम साइज। ठीक है, तो जो आपका फुल फ्रेम साइज है DSLR फोटोग्राफी, इसका मतलब है आपका फ्रेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे है आपका 70 mm, ये आपका होता है पूरा फुल साइज, फुल फ्रेम साइज। ठीक है, 70 mm का होता है आपका फुल फ्रेम साइज ऑफ DSLR फोटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर जी। नेक्स्ट इज 3.3, व्हाट इज़ द HTML टैग अंडर विच वन कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट कोड को आप किस पर्टिकुलर HTML टैग के अंडर लिखते हैं, तो यहाँ पे ये रहा आपका आंसर, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4, वेबसाइट इज़ यूज टू सर्च अदर वेबसाइट बाय टाइपिंग अ कीवर्ड। आपसे पूछिए वो वेबसाइट जिस पर आप कुछ भी सर्च करते हो बाय जस्ट टाइपिंग अ कीवर्ड, तो वो वेबसाइट कौन सी है। मतलब आपने एक वेबसाइट को यूज़ किया, उस पर आपने कुछ कीवर्ड टाइप किए और उस कीवर्ड के टाइप करते ही आप किसी भी अलग वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। तो जिस पे आप कीवर्ड लिखते हो ना, वो कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चुनना है और यहाँ पे आपका आंसर है सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन आपकी एक टाइप ऑफ वेबसाइट ही होती है जिसके ऊपर आप कीवर्ड्स लिखते हो और उन कीवर्ड्स को कैच करा जाता है और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे इज़ फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द वेब पेज। ठीक है, तो क्या फॉलोड होता है बाय द एड्रेस ऑफ वेब पेज, तो यहाँ पे देखो ये रहा आपका आंसर, होस्ट सर्वर एड्रेस। ठीक है, होस्ट सर्वर एड्रेस फॉलो होता है बाय द एड्रेस ऑफ द वेब पेज। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वेब पेज के एड्रेस के बाद क्या आता है, होस्ट सर्वर का एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द करेक्ट HTML कोड टू क्रिएट चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या होता है, आपने देखा होगा HTML फॉर्म में कई बार आपको चेकबॉक्स मिलते हैं, इस तरीके से चेकबॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे मान लो लिखा होता है कि मान लो यहाँ पे लिखा होता है आपकी हॉबीज़ की अगर बात करो, तो हॉबीज़ में यहाँ लिखा है अगर ड्राइविंग, यहाँ लिखा है स्विमिंग, यहाँ लिखा है प्लेइंग। तो आप अगर मल्टीपल हॉबीज़ पसंद करते हो तो आप इस पर टिक कर देते हो इस तरीके से, या फिर आप इसे सिलेक्ट कर लेते हो अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म की। ठीक है, तो ये चेकबॉक्स क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को, इसकी जो खासियत है वो ये है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस को एक बारी में चेक कर सकते हो। तो इसको जो बनाने का तरीका है ना, क्रिएट करने का तरीका है HTML में, वो क्या है, वो इस टाइप से होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में चेकबॉक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, इसका राइट वे है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3.7 देखते हैं, चूज़ द करेक्ट HTML टैग टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक। अगर आपको HTML टैग ढूंढना है जिससे आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो, तो वो कौन सा आपका HTML टैग होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या है इसका आंसर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, आई इस तरीके से। ठीक है, तो आई टैग का इस्तेमाल करते हैं हम किस लिए, आपके इटैलिक करने के लिए टेक्स्ट को। अगर मैंने लिखा आई हेलो और आई को इस तरीके से आपने क्लोज कर दिया, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो इस तरीके से इटैलिक में मिलेगा, थोड़ा सा स्लांट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इटैलिक के लिए आप आई टैग का यूज़ करोगे, ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.8 की, हु इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज फादर ऑफ एंगुलर JS। एंगुलर JS के फादर कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर ढूंढना है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन का नाम है, दैट इज़ मिस्को हेवरी। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जे इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये आई है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.9,
इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स आर द एड्रेस सिस्टम। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स का पता देने वाली सिस्टम कौन सी होती है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने हैं और राइट आंसर क्या है? डीएनएस। डीएनएस क्या होता है आपका? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप डोमेन नेम डालते हो और आपको जो भी उस डोमेन नेम के रिस्पेक्टिव वेब पेज है वो ओपन हो जाता है। बेसिकली आप डालते हो www.google.com, आपने ये ओपन किया तो आपने बेसिकली एक डोमेन नेम लिखा और आपको उसका जो डिज़ायर्ड वेब पेज है, वेबसाइट है, वो दिख जाएगी। तो आपने इसका आईपी एड्रेस नहीं लिखा, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? कन्वर्ट करता है आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में एंड वाइस वर्सा, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को पता देने वाली सिस्टम कौन सी? इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है? आपके डीएनएस के पास है। तो यहाँ पे इसका आंसर डीएनएस बनेगा। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.10, व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन एनी HTML डॉक्यूमेंट? किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको पहला फर्स्ट टैग क्या लिखना होता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है क्या है। तो देखो ये रहा HTML आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर एफ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमने क्वेश्चन कवर कर लिए आपके मैचिंग वाले, और ये जो आपका ऑप्शन था ये आपका था एक्स्ट्रा ऑप्शन। ठीक है, तो इसे आप इग्नोर करोगे। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। एक मिनट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपके सामने एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा होते हैं। आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और अपने ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देयर आर डैश नंबर ऑफ मेथड्स टू इम्प्लीमेंट स्टाइलिंग इंफॉर्मेशन टू एन HTML डॉक्यूमेंट। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि HTML में स्टाइलिंग करने के लिए आप 3 तरीक़ों से CSS का यूज़ कर सकते हो। कैसे? एक आपकी होती है इनलाइन, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक आपकी होती है इनलाइन CSS, एक आपकी होती है इंटरनल CSS, और एक आपकी होती है एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कितने मेथड्स होते हैं, तो वो होते हैं 3 मेथड्स। तो यहाँ पे 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर N आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज MPEG स्टैंड्स फॉर। MPEG ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ से? आपके फोटोशॉप, जो आपका फोटोग्राफ वाला चैप्टर है ना, फोटोग्राफी वाला, उसमें से मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे MPEG की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो वो आपको यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर ई में। इसे बोलते हैं मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप या फिर मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। और अगर आपसे पूछते JPEG की फुल फॉर्म तो वो क्या होगी, आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द HTML टैग इज यूज्ड बाय डैश टू सर्च द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड विद द वेब पेज। जो आपके HTML टैग है उन्हें कौन यूज़ करता है? टू सर्च द इंफॉर्मेशन जो कि आपकी प्रोवाइडेड होती है विद द वेब पेज। तो इसका आसान सा आंसर है, वो आपका होता है सर्च इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च इंजन आपको सर्च करके देता है वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके वेब पेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एन डैश लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, तो 3 टाइप की आपकी लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भी कहते हैं उसे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वो लिस्ट जो कि आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकती है, मतलब 1 2 3 भी हो सकता है उसके अंदर, और अल्फ़ाबेट मतलब ABC भी हो सकता है, कैपिटल हो या स्मॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सी लिस्ट होगी? तो वो होगी आपकी क्या, ऑर्डर्ड होगी या अनऑर्डर्ड होगी? यहाँ पे ऑर्डर्ड भी है, अनऑर्डर्ड भी है। तो आपको पता है कि 1 2 3 ABC ये क्या है, एक ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए आपका आंसर होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिस्ट इन डैश लिस्ट आर मार्क्ड विद द बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वो लिस्ट जिसके अंदर आप बुलेट्स का इस्तेमाल करते हो, इसे आप बोलते हो बुलेटेड लिस्ट। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट्स होती है वो आपकी होती है ब्लैक स्मॉल, जो ब्लैक सर्कल्स है वो वाले। ठीक है, ये आपकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स होती हैं।
ठीक है। सिंपल सर्कल भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये वाली स्मॉल फिल्ड सर्कल्स होती हैं, तो इन्हें आप किस पर्टिकुलर लिस्ट में यूज़ करते हो? तो इन्हें हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर एफ इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे एफ इज राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज AAC स्टैंड्स फॉर। AAC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ठीक है। एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द डैश सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। अगर आपको सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी सेम स्टाइल डेफिनेशन आप रखना चाहते हो, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे किस पर्टिकुलर सिलेक्टर का? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आपके ग्रुपिंग सिलेक्टर का। मतलब आपको ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स वहाँ पे चूज़ करने हैं जिनको आप सेम स्टाइल देना चाहते हो, मतलब सेम कलर, सेम फॉन्ट साइज़, और भी अगर आप प्रॉपर्टीज़ को सेट करना चाहते हो सेम, तो आप ग्रुपिंग सिलेक्टर का यहाँ पे यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर एच इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डैश स्टाइल शीट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन द मल्टीपल पेजेस। अगर आप एक स्टाइल शीट के साथ मल्टीपल पेजेस में चेंज परफॉर्म करना चाहते हो, तो आप किस पर्टिकुलर स्टाइल शीट का यूज़ करोगे? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपके सामने एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है और इनलाइन CSS भी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अगर देखो बात करेंगे मल्टीपल पेजेस के, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट का, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही शीट में चेंज करना है और मल्टीपल पेज आपके वहाँ पे चेंज होने वाले हैं। तो एक्सटर्नल के लिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर जी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द डैश इज़ यूज टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल लाइन और सिंगल एलिमेंट। अगर आपको सिर्फ सिंगल लाइन पे या फिर सिंगल एलिमेंट पे लगाना है कोई भी स्टाइल, तो उसके लिए आप किस CSS का इस्तेमाल करोगे? तो सिंपल है, इसके लिए हम करेंगे इनलाइन CSS का, ठीक है। इन लाइन पे लगाना है तो इन लाइन, सिंगल लाइन पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इन लाइन, ठीक है। दो ऑप्शन है इन लाइन के, तो एक को हम कर लेते हैं इंटरनल, इसे हम इंटरनल कर लेते हैं, ठीक है। तो इनलाइन आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, डैश सेलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। अगर आपको HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी सेम क्लास एट्रीब्यूट है या फिर स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट है, तो इसके लिए आप किस सेलेक्टर का यूज़ करोगे? तो क्लास एट्रीब्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? क्लास सेलेक्टर का, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो क्लास कहाँ पर गिवन है, तो क्लास आपका गिवन है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा पेपर यहाँ पे फिनिश कर लिया है, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट फॉर मॉड्यूल कोड M2R5। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा सारे फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से O लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और इस क्लास की PDF और कल की क्लास की भी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कल हम बात करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की पाइथन की भी क्लास आए, कल हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर की पाइथन की भी क्लास आएगी और आपके M2R5 की भी आएगी, और अगर पॉसिबल हो पाया तो M1R5 की भी मैं कंप्लीट गेस्ट पेपर की क्लास कल लेके आऊँगी। तो मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।